आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाने के फैसले पर हाय तौबा मचाने वालों को जवाब देने वाली तस्वीर सामने आई है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल शोपियां में जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, ये तस्वीरें हैं नए कश्मीर की। डोभाल ने आम लोगों के जज्बात का ख्याल रखते हुए राह चलते ही उनके साथ बिरयानी का लुत्फ उठाया, खाना खाया। जब आप किसी के साथ खाना खाते हैं, इसका मतलब वो आपको अपनाने के लिए तैयार है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब आप मिलकर खाना खाते हैं तो समझ जाइए कि आपको सामने वाले ने अपना लिया है, आपके कदम को सराह रहा है, आपको अपना मेहमान मानता है। डोभाल के बिरयानी खाने की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात वैसे नहीं हैं जैसा कि कुछ सियासी लीडर बताने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने पीएम मोदी और अमित शाह को जम्मू कश्मीर पर रिपोर्ट भेजी है। हुकूमत पर यकीन है। इसके बाद डोभाल सिक्योरिटी फोर्सेस से भी मिले और उनका हालचाल भी जाना। उनके साथ डीजीपी दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। और ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के बाद बहुत सारी बातें और करनी है, लेकिन आज जो मौका रहा वो खास ये भी रहा कि सुषमा स्वराज जिस दुनिया से गई और उनकी आखिरी रस्मात अदा की गई हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश कहीं ना कहीं मोदी हुकूमत ने पूरा की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी आखिरी ख्वाहिश को सच करती नजर आती हैं, जिसके लिए उन्होंने लंबा इंतजार किया। और आखिरी ट्वीट में इस बात को लेकर वो बहुत खुश थी। उसके बाद उन्होंने दुनिया फानी को अलविदा कहा। खुदा की मर्जी, उसके आगे हम सब बेबस हैं, लेकिन आज उनकी इच्छा पूरी हुई। ये कश्मीर आप देख रहे हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी हैं इस पर बात करने के लिए। हम सुषमा जी को तो खराज अकीदत पेश करेंगे ही। कश्मीर को लेकर मुझे उनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं, बहुत सारे ट्वीट याद आते हैं। अभी लास्ट कुछ घंटों पहले के ट्वीट याद आते हैं जब वो जिंदा थी और उन्होंने ये ट्वीट किया था। इस फैसले के बाद अपनी बात रखी थी और वो बहुत खुश थी, सबको उन्होंने बधाई दी थी। वो भी बात आज ज़रूरी, क्योंकि ये कश्मीर का ये चेहरा अब दिखने लगा है जिसको लेकर के उन्होंने न जाने कितने ख्वाब देखे थे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है भारतीय जनता पार्टी के लीडर सैयद यासिर जिलानी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान भी आप हैं और आप मरकजी हुकूमत में एचआरडी मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के सदस्य भी हैं। खैर मकदम है आपका सैयद यासिर जिलानी साहब। मेरे साथ इस वक्त अमित रैना जी हैं, रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान हैं और अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, खासतौर से जब हम कश्मीर की बात करते हैं। और लगातार इस पूरे मुहिम से पहले, इस पूरी कार्रवाई से पहले से ही जी सलाम कश्मीरियों को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार अपनी मुहिम चलाया हुआ है। और हम लगातार सवाल कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित अपने घर कब जाएंगे। अब रास्ते हमवार होते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा संजय के चड्डा जी, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। स्वागत है सर, खैर मकदम है आपका। मेरे साथ अनुज अग्रवाल जी हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। और हमने अपने साथ विवेकानंद नरताम जी को जोड़ा है, सियासी तज्जियाकार हैं, संघ के विचारक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए आगाज करते हैं इस बातचीत का। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा आपके पास अमित रैना जी। अमित रैना जी, सुषमा जी आखिरी में लिखती हैं कि खासतौर से 4 और 5 अगस्त को हम सब देख रहे हैं, उस ट्वीट को बार बार टेलीविजन पर चलाया भी जा रहा है कि धारा 370 हटाने को लेकर मैं बहुत खुश हूं, अमित शाह को बधाई देती हूं। प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक जगह वो कहती है कि हाँ हम सांप्रदायिक हैं अगर हम दफा 370 को खत्म करने की मांग करते हैं। हाँ हम कश्मीरी शरणार्थियों की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। आप हमें सांप्रदायिक मानना है तो मानिए, लेकिन हाँ हम सांप्रदायिक हैं। आज बरसों पहले कही गई उनकी तमाम बातें इस हुकूमत के दौर में सच्ची साबित हो रही हैं, कहीं ना कहीं अमल उस पर हो रहा है। एक कश्मीरी पंडित के तौर पर कितनी उम्मीद है अपने कश्मीर वापस जाने की अजीत डोभाल जी की इस दावत को देखते हुए? देखिए, आयरनी ये है कि सुषमा जी का जो लास्ट ट्वीट था, और शायद वो उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो 370 को जाते हुए देखें। आप जो आज बात कर रहे हैं 1994 का, शायद वो 96 का था वो पार्लियामेंट का जो स्पीच था, और बड़ा साफ था उनका तब कि 370 और 35 पे क्या विचार है उनका। और एक भारत, एक संविधान, एक प्रधान, हर किसी नेशनलिस्टिक की इच्छा रही हमेशा। और मुझे लगता है कि कल वो शायद कहना तो नहीं चाहिए, बट शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी वो। और ये हुआ मुमकिन, और ये भी कहना है कि उनके जीवन काल में मुमकिन हुआ ये। जहाँ तक बात है कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की, देखिए पहला दरवाज़ा तो ये खुल गया।
क्योंकि जो स्टेट था जो अपने आप में नहीं एडमिट कर पा रहा था कश्मीरी पंडितों को वापस, रेजिस्टेंस थी उसको लेकर, स्टेट गवर्नमेंट की रेजिस्टेंस थी, कुछ राजनीतिक फैमिलीज की रेजिस्टेंस थी जो एक कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं जाने देते। तो आज वो कम से कम पहला दरवाजा तो खुल गया, क्योंकि 370 और 35A ये दरवाजा खोलता है। देखिए कश्मीरी पंडित के लिए 335 से हटना उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि आज जो मैं घर से वंचित हो चुका हूं, आज शायद वो जमीन महंगी हो जाए, मगर राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के एकजुट के लिए अगर मुझे वो सेक्रीफाइस देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, क्योंकि कश्मीर पे मेरा उतना ही हक है जितना हर भारतीय का हक है, हर उस जवान का हक है, हर जवान जो शहीद हुए हैं कश्मीर में उनके फैमिलियों का हक है, जितना ही कश्मीरी पंडित का हक है। बेशक बेशक, इसलिए मैंने सबसे पहले आपसे सवाल किया। कहीं ना कहीं आज तो जागी है, अब आज तो जागी वो रोशनी जो बाद एक चिराग एक कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना चिंगारी बन के बुझ जाया करती थी, चटक होती ना, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो लौ जल पड़ी है। उम्मीद है कि ये और मशाल बनेगी, ऐसा लग रहा है आपको अमित रैना जी? बिल्कुल, देखिए मैं हालांकि संपर्क कश्मीर से ज्यादा नहीं हो रहा है, मगर जितना भी संपर्क हो पा रहा है, मुझे जो फीडबैक मिल रहा है, और मैंने कुछ जर्नलिस्ट जो अभी आए श्रीनगर से उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि लोग खुश हैं इसको लेकर। वो कहते हैं अगर शांति के लिए, अगर तरक्की के लिए, अगर 370 की कुर्बानी देनी है, उसे शांति आती है, उसे तरक्की आती है, तो हम खुशी खुशी देंगे। तो यही कारण भी शायद रहा कि अगर आप देखें अभी तक कश्मीर में हालात नहीं बिगड़े हैं, और इतनी धमकियां आने के बावजूद कुछ राजनीतिक पार्टियों की आग बारूद शरीर जल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि तरक्की हो, लोग चाहते हैं कि शांति हो, और उसके लिए अगर 370 हटता है और वो शांति बहाल करता है तो कोई क्यों मना करेगा उसको? बिल्कुल, कयामत लोग ला रहे थे, महबूबा मुफ्ती कयामत ला रही थी। देखिए कैसी कयामत आई है, बैठ करके सब मिलकर खाना खा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है। आप देखिए अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, बहुत इलाकों में लोग नहीं ठीक से निकल पा रहे हैं, लेकिन लोग जिस तरह से अपना रहे हैं, अगर खौफ होता तो ये आपको तस्वीर नहीं दिखती। ये प्रमोट की हुई चीज नहीं है, ये आपके सामने है। मैं संजय के चड्ढा जी आपके पास आना चाहूंगा। कल से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्योंकि एक चैलेंज है, हालात को व्यवस्थित बनाना हो सकता है, हमने कल भी चर्चा की थी, हो सकता है बहुत समय लग जाए या बिल्कुल भी ना लगे, बहुत सारे चमत्कार भी हो जाए, बहुत सारी चीजें अचानक ऐसी देखने को मिले जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। एनएसए अजीत डोभाल की कोशिशें क्या रंग लाएंगी, आपको लगता है? बिल्कुल यही चाहिए, यही आज की नीड है, यही आज की आवाज है। देखिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सरकार ने, और सरकार को इस चीज का इल्म है कि क्या है कि कितना बड़ा चैलेंज हम लोगों ने लिया है। वहां के एक एक आदमी को, एक एक कश्मीरी को अब इस चीज का आभास होना है कि ये जो, जैसे अभी रैना साहब कह रहे थे कि कुर्बानी हुई है 370 की, कुर्बानी का उनका कहने का मकसद, कहने का जो भाव है वो ये है कि 370 हटा है, वो उन लोगों को उसका दुख है, अगर वो दुख को हमको हर्ष में तब्दील करना है, हमको उनको ये बताना है, उनको ये अंडरस्टैंड करना है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि अब आप और हम एक हैं, और ज्यादा, पहले भी थे हम एक, लेकिन अब हम और एक हैं, और मजबूती के साथ हमने आपके उत्थान के लिए काम करना है। ये किसी एक हिंदुस्तानी की, एक इंडियन की दिल्ली में बैठे हुए मेरी जीत नहीं है सिर्फ, ये जीत असल में एक कश्मीरी की जीत है। यह भाव पैदा करना है, एक तरक्की का एक नया अध्याय जिसे कहते हैं, न्यू चैप्टर इज टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। और आज ये सरकार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज है सरकार के आगे। अगर ये नहीं हुआ तो जितने लोग ये विरोध कर रहे हैं वो हमारे ऊपर हंसेंगे। ये पाकिस्तान हमारे को कुछ और तरीके से बातें करेगा, इंटरनेशनल एरा में कुछ बोलेगा, तो ये हमारे आगे चैलेंज है। और हमें इस चीज में बिल्कुल संशय नहीं है, कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार, सुषमा जी का जो, जैसे कि अभी आपने बताया उनका लास्ट ट्वीट, सुषमा जी का जो एक सपना था, वो सपना हमारी सरकार ने पूरा किया है। और मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार अब बहुत एहतियात के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ, वहां पे एक नई लीडरशिप मेरे ख्याल से पैदा करनी चाहिए। ऐसी लीडरशिप जो उठ के वहां के आवाम को कहे कि देखिए अब हम एक हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेट अस वर्क टुगेदर फॉर द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ आवर ओन कश्मीर।
ये एक नया जुनून जागना पड़ेगा और उम्मीद है ऐसा होगा, उम्मीद है ऐसा होगा। इंशाअल्लाह, हो सकता बिल्कुल है होगा। और हो सकता है कि बहुत जल्दी हो जाए जैसा हम सोच रहे हैं। हो सकता है जब चीजें वहां पर और सामान्य हो तो लोगों की खुशी देखने के लिए मिले। लोगों के मन में क्या चल रहा था, वो किस तरह से, किस रूप में मिलिटेंट से डरे हुए थे, किस रूप में वो वहां के सियासी लीडरान से, अलायदगी पसंदों से डरे हुए थे, वही जानते थे ना। अब उनको अगर रास्ता मिला है तो मैं सैयद यासिर जिलानी साहब आपके पास आऊंगा। 6 महीने पहले आप वो शख्स थे जो कि हजरत बल दरगाह श्रीनगर में जाकर के गरजे थे और आपने वहां पर साफ साफ कहा था कि 370 जो है हम 6 महीने के अंदर खत्म करने जा रहे हैं। अल्लाह का करम रहा, 4 महीने में खत्म हो गई। वो दिन आपको याद होगा जब आप उस हालात में वहां पर जाकर के दहाड़ रहे थे। आज अजीत डोभाल जी खाना खा रहे हैं कश्मीरियों के साथ बैठ करके, कितना फर्क आया? देखिए, मैंने कश्मीर को बहुत नज़दीक से देखा है। अभी 2 दिन पहले भी जो सारी घटनाएं घटी हैं उस पर भी नज़र है हम लोगों की। लेकिन मैं सबसे पहले जो आज हमारी सबसे बड़ी क्षति, राजनीतिक क्षति जो है, जिनको देख के हम लोगों ने बोलना सीखा, हमने राजनीति की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि वो हमारी सांसद भी रहीं। माननीय सुषमा स्वराज जी के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। मुझे याद है एक बार जब मैंने खुद चुनाव 2012 में लड़ा था तो उन्होंने चुनाव के बाद मुझे बुलाया और कहा कि तुमने ओखला क्यों चूज़ किया था। मैंने कहा आपने डिसाइड किया था कि मुझे लड़ना है, तो मैं अगर मना कर देता तो मेरे जो लड़ने का भाव है वो आपको पता चल जाता कि मैं लड़ाकू नहीं हूँ। तो उन्होंने बहुत तेज़, उनका जो अंदाज था, पीठ थपथपाना, हंस के, वो आज मैंने अपनी फ़ोटो शेयर भी करी है। 2012 की ये बात है। यकीन माने कि बड़ा गमगीन पूरा सुबह से माहौल था। हम लोग वहीं थे कल रात में जब ये खबर आई थी, तो एक तरीके से सबको झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी और उन्होंने जिस तरीके से विदेश मंत्री रहते हुए जो काम किए हैं, जिस तरीके से ख़ास करके खाड़ी देशों में जो हमारे यहाँ के परेशान लोग थे उनकी जो मदद करी है, वो बहुत ही यादगार रहेगी। अब मैं यादगार रहेगी। आज की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 6 महीने पहले जब आप कश्मीर गए थे, वहां आपने जिस निडरता से अपनी बात रखी थी, और आज अजीत डोभाल जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बहुत तेजी से बदल गया है। फर्क बताइए। देखिए, पिछले 3-4 दिन से लगातार डिबेट कर रहे हैं हम लोग, और तमाम हम लोगों ने पहले तो कानूनी पहलू पे इस पे चर्चा करी। 1949, 1954, 65 कब क्या हुआ, राजा ने क्या, रियासत के जो राजा थे, फिर उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अब्दुल्ला साहब, फिर नेहरू का क्या रोल रहा है, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस करी। और रैना साहब भी बहुत अच्छी तरीके से उसको, बहुत ही विस्तार तरीके से पिछले 3-4 दिनों से तमाम चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ जो इन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि कश्मीर में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो स्टिक है वो इन्हीं का है। देखिए, कश्मीर घाटी जो है वो ऋषि मुनियों के लिए जानी जाती है। कश्यप ऋषि से लेके खीर भवानी मंदिर का जो आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे, और जो हमारे वहाँ पे सूफिज्म का जो कल्चर था, वो कल्चर कहीं ना कहीं जो 30 साल पहले जो एक आतंकवाद हमारे सर पे आके पाकिस्तान जो मुल्क है जो बिल्कुल अब बर्बादी के कागार पे आके खड़ा है, जिस तरह की बातें वहां के प्रधानमंत्री संसद में कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं, वो पूरी दुनिया से क्या, वो अपने लोगों से भी रिश्ते उनके खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि उनका वजूद मुझे लगता है कि खत्म होने जा रहा है। मैं चाहता हूं, जो मेरी सोच थी, जो लड़ाई थी, जो आप कह रहे हैं कि 6 महीने पहले हम लोगों ने जाके गरजे थे, लेकिन जो मैंने पिछले 2-3 दिन में अपने ही लोगों को यहाँ पे विरोध करते देखा है, मुझे बेहद अफसोस है कि आप एक बार, मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूं जो तमाम चैनल्स पे बैठ के 370 के विरोध में अभी भी खड़े हैं, और आज एक वकील ने अपील भी दायर करी है। उनका राइट बनता है। संजय चड्ढा जी शायद मेरे साथ इस बार इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन उनका राइट बनता है। मिस्टर शर्मा है कोई, उन्होंने उनके खिलाफ, लेकिन कभी भी उन्होंने ये कोशिश करी कि जब पंडित भाई निकाले गए थे, जिस रातों रात जिस तरीके से खून की दरिया बहाई गई थी, जिस तरीके से ऐसा घिनौना करते जिसको हम लोग कह भी नहीं सकते, हमारी बहनों के साथ रेप करके, हमारी बहनों को जिंदा जला के और कश्मीरी भाइयों को रातों रात भगाया गया था, उस पे ना तो कोई शर्मा खड़ा हुआ, ना कोई विरोध करने वाला खड़ा हुआ। मेरा मसला इस वक्त यह है कि मैं चाहता हूं कि कश्मीरियत जो है वो बरकरार रहे, और कश्मीरियत बरकरार रहने की जो पहला सुगंध, जो सबसे खूबसूरत आज एक तस्वीर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के
तरफ से आया है। मैं यही बात चर्चा कर रहा था 2 दिन पहले भी जब आपके साथ था, तो मैंने आपसे कहा था कि जब कश्मीरी भाई वहां से खुशी मनाएंगे तो बिलीव करिए कि वो बहुत बड़ी खुशी होगी। क्योंकि हमने संसद में जब अमित शाह साहब हमारे वजीर दाखिला बोल रहे थे तो उन्होंने उनके बातों को आपने ध्यान दिया होगा 100%, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप 100 मांगेंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं गाइड कर सकते हैं, उस पे सरकार बहुत बड़ी तरीके से उनकी नजर है और कोशिश ये रहेगी कि जो वहां का युवा चाहता है, देखिए निवेश जाएगी, अच्छी कंपनी जाएगा तो किसको फायदा होगा? रोजगार कश्मीरियों को मिलेगा। उनकी जमीन की अभी ये कह रहे थे कि हो सकता है कि वो जमीन, लेकिन मैं आज इनको सल्यूट करना चाहूंगा रैना साहब को कि आज ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कुर्बानी अपनी जमीन की देनी पड़े तो दी जाएगी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि 370 जैसा कलंक, 41,500 हमारे लोग मारे गए हैं, शहीद हुए, शहादत हुई है, तब ये कलंक मिटा है, तब इस कलंक को हमने खत्म किया है। और इसका विरोध आप यकीन करें संविधान सभा में, मुझे ये समझ में नहीं आता है कांग्रेस और कांग्रेस के लाइक माइंडेड लोगों से क्यों विरोध कर रहे हैं। हसरत मोहानी जैसा जो मुस्लिम लीग का इतना बड़ा लीडर और इतना बड़ा हिंदुस्तान का जो शायर था, अजीमुशान शायर जिसको हम लोगों ने कहा है, उन्होंने भी संविधान सभा में 1949 के अंदर विरोध किया था 370 जब ये प्रस्ताव सामने आया था। लेकिन क्योंकि भारत के अंदर एक कल्चर है कि अगर कोई काम इस वक्त के मौजूदा सरकार और मौजूदा सरकार के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो आप उनका विरोध करिए। तो आप मैं उन लाइक माइंडेड से 30 सेकंड और चाहिए, मैं पूछना चाहूंगा कि कल पाकिस्तान के संसद में जो बात कही गई है, जो सवाल आरएसएस पे उठाया गया है, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती है कि आप उनके तरफ खड़े? उन्होंने क्या कहा है अपने लोगों से? इमरान खान जैसा जिन्हें खुद नहीं मालूम है कि 21 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ हमारे पास 7 से 8 घंटे हमारे फौज को दे दी जाए तो तमाम है, और पूरे भारत के 1.25 अरब जो जनमानस है उसके अंदर इतना बड़ा जज्बा है कश्मीर को लेके, क्योंकि बार बार हमने कहा है कश्मीर हमारा सिरमौर है और मुकुट है। कश्मीर के लिए एक एक हिंदुस्तानी अपने खून को बहाने के लिए हर मिनट पे तैयार है, और आप धमकी दे रहे हैं। किसकी क्यों धमकी दे रहे हैं? आपको लग रहा है कि आपके हाथ से सारी चीजें निकल गई। आपके पास जो दहशतगर्दी की जो आपने खेती तैयार करी थी, वो दहशतगर्द अब आपके सामने खड़े होंगे, क्योंकि उनको यहां पे अब कुछ नहीं मिलना है। फौज इतनी तैयार है कि अगर जो धमकी वो दे रहे हैं 5 मिनट में काम तमाम होगा। आपने फौज का जो रिसर्च था आपने देखा था कि जो नए लड़के आतंकवादी बनते हैं उनको हम 8 दिन के अंदर इनकाउंटर कर देते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवल का टाइम है 6 महीने का टाइम उनका हमारी सेना के रिसर्च में आया था। अब भी उनको समझ आनी चाहिए इमरान खान जैसे जो लीडर हैं। और मैं फिर आना चाहता हूं जो हमारे हिंदुस्तान में बैठ के जो लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आप एक बार पाकिस्तान चैनल्स को देखें। मैं वहां के एक बड़े पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कल मैं उसकी न्यूज जब देख रहा था तो यकीन मानिए कि मुझे खुद शर्म आ रहा था कि ये कैसे लोग हैं। ये तमाम इन लोगों की बातें वो दिखा रहे हैं, ये कैसे लोग हैं? नहीं, वो जिस तरह की बात करते रहना साहब, वो कहता है कि हम पंजाब से अपने ट्रुप को अंदर जाने दीजिए। वहां के फौज के अधिकारी बैठे हुए, वहां का नेता कहता है टीवी स्टूडियो में बैठ के कि हम कश्मीर से अंदर घुसे और सबको घेर के कुत्तों की तरह मारे। उसके बाद भी जो कांग्रेस और उसके लाइक माइंडेड लोग हैं उनका सपोर्ट करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, जबकि उनकी औकात इतनी भी नहीं है कि वो हमारी चीटी तक को टच कर दें। ये हिंदुस्तान इस वक्त आपको, और मुझे लगता है कि देखिए पाक ऑक्युपाई कश्मीर का तो अमित शाह साहब ने भी कह दिया संसद से कि हमारा टारगेट है, और अगर वो सुधरे नहीं तो लाहौर तक हमारे पास आएगा। और जो अखंड भारत का हमारा सपना है, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का हो, चाहे तमाम हमारे लीडरान जो शहीद हुए, उनके सपने जिस तरह का करते हैं और जिस तरह की वो बातें करती हैं, बड़ी हंसी भी आती है। उनकी बातें इतनी वाहियात होती हैं और इस लेवल की होती है कि उसमें आप हंस सकते हैं। देखिए भारत का जो एक्शन, एक सेकंड, भारत का जो एक्शन था उसने बड़ा क्लियर कर दिया पाकिस्तान को कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। बायलैटरल टॉक्स होंगी, बिल्कुल होंगी, मगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होंगी, वही है। अब उससे और उसके अलावा कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा संजय चड्ढा साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, कोर्ट क्या सुनेगा? देखिए, मैं ये बड़ी एक कानूनी बात 2 मिनट में जरूर लूंगा, लेकिन बताऊंगा। वी आर गवर्नड, हमारा जो देश है वो आइन से गवर्न होता है, हमारा जो मुल्क है वो रूल ऑफ लॉ से गवर्न होता है, ना कि बातचीत से गवर्न होता है। तो इसमें हमारे पास एक और चीज है जिसे हम गवर्न करते हैं, जिससे उसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। अगर कोई कानून गलत बनता है तो उसको
सुप्रीम कोर्ट उड़ा सकती है, उसको साफ कर सकती है। उसमें जो गलतियां हैं अगर हैं तो उनको जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, वो ये जजमेंट के द्वारा अल्ट्रा वायरस उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जी नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि जो गए हैं या जो जाएंगे और भी, हाँ, मैं बता रहा हूं क्या कोर्ट? तो ये तो पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारा सिस्टम है और हर आदमी को ये अख्तियार है कि वो एक एप्लीकेशन, पिटीशन, कोई भी चीज अगर उसको लगता है कि ये गलती हुई है तो वो जा सकता है। एक एज फार एज सुनवाई की जहां तक बात है, निश्चित तौर पे उस पर सुनवाई होगी। जजेस ये फैसला करेंगे कि जो पिटीशन की गई है उस पिटीशन में तथ्य हैं कि नहीं। अगर उसमें तथ्य होंगे तो उस पर नोटिस भी हो सकता है। इसके अलावा एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आजकल PIL का सीजन चल रहा है। PIL लोग बहुत करते हैं, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत ही किया गया एक केस है। PIL अगर फॉल्स, फैब्रिकेटेड, रॉन्ग होगी तो कोर्ट के पास पूरी पावर है, उस पर जुर्माना भी लगाती है। तो कहने का भाव ये, अगर डांट भी पड़ती है, फटकार भी पड़ती है, लेकिन मैंने कंटेंट नहीं देखे हैं पिटीशन के कि किस ग्राउंड पे उसको चैलेंज किया गया है। सुनवाई जरूर होगी, कोई भी पिटीशन अगर होती है उसकी सुनवाई होती है, लेकिन अगर इररिलेवेंट पिटीशन होगी तो उसकी डांट भी पड़ेगी, फटकार भी लगाएगी। ठीक है, थोड़े बहुत देखी थी पिटीशन की, मतलब जो मोटा था उसमें मुझे ये नहीं लगता कि उन्होंने 370 को हटाने पे चैलेंज किया है, उन्होंने प्रोसीजर पे चैलेंज किया है। तो 370 को लेकर उनका कोई व्यू नहीं कि हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, उन्होंने प्रोसेस पे चैलेंज किया। तो ठीक है, प्रोसीजर हो सकता है कोर्ट सुने, बात को सुनेगा, जैसे कि आप बता रहे हैं, सुनेगा, वो तरीका सुनने का होता है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अब मैं आना चाहूंगा आपके पास अनुज अग्रवाल जी। अनुज जी, ये जो तस्वीरें हैं बता रही हैं कि चीजें सामान्य करने की लगातार कोशिश हो रही है। ये मैसेज बहुत बड़ा है। आप देखिए, कश्मीर में, कर्फ्यूग्रस्त कश्मीर में खड़े होकर के खाना खाना, कश्मीरियों के साथ उनके चेहरे आप देखिए, ये तस्वीर भर नहीं, ये बहुत बड़ा पैगाम है, इशारे हैं। और ये पाकिस्तान इसलिए तिलमिला गया है, वो चाहे सारे संबंध तोड़ ले, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो पहले उनसे सारे तोड़ चुके। देखिए, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और भारत सरकार की पिछले 6 महीने से मैं देखूं, जब से राज्यपाल शासन लगा है तब से ही लगातार भारत सरकार की कोशिशें, कई हजार करोड़ का वहां पर निवेश भी किया गया है, जो पंचायती स्तर पर बड़ा स्तर पर व्यापक कार्य किए गए हैं और लोगों में विश्वास बहाली का भी बड़ा काम हुआ है। लेकिन हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी चाहिए कि इतनी सारे स्लीपर सेल्स हैं पूरे कश्मीर में भी और पूरे देश भर में भी, वो भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं भुनभुनाए बैठे हुए और सक्रिय हैं। और पाकिस्तान ने आज इस तरह का संकेत दिया है, सारे संबंध खत्म करके व्यापारिक संबंध छोड़ दिए, राजनीतिक संबंध सारे खत्म कर दिए, तो उसने एक तरीके से अघोषित युद्ध की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में हमें बिल्कुल शांत बैठकर और ये सोच के चलना चाहिए कि हाँ, आप सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। और हमने, आपको लगता है ये मोदी दौर में इतना आसानी से लोग सोच रहे होंगे? लेकिन सर, पाकिस्तान का अस्तित्व ही कश्मीर जहां पर इतनी इजाफी फोर्स लगा दी है, देखिए वहां पर कोई सोच सकता है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? जिस देश का अस्तित्व कश्मीरी विरोध पे टिका हुआ हो, उसके लिए तो अब जीवन मरण का प्रश्न है। तो हमारे लिए अगले कुछ साल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेने वाला समय भी है, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से हट रहा है और इस समय बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है और भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि हम उस जगह पर एक पावर सेंटर बन सकते हैं जी। तो ऐसे में अगर हम आक्रामक नीतियां अपनाएंगे जैसे हमने अपनाई हैं, यही अकेला उपाय है, क्योंकि डिफेंस, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो भारत सरकार ने यही सारा कैलकुलेशन करके जितनी भी सामरिक स्थितियां हैं और जितनी साउथ एशिया की स्थिति है, उसका सारा अध्ययन करके ही ये स्ट्रेटजी बनाई है कि आक्रामक बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज चाइना उस वैक्यूम को भर लेगा और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो कश्मीर हमारे पास हो सकता है वो भी कहीं हाथ से न निकल जाए, क्योंकि इतने ज्यादा तालिबानी आतंकवादी और पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्रेशन अगर हमारा पीओके तक पहुंच जाए, एक्साई चीन तक पहुंचे या बलूचिस्तान तक पहुंचे, ऐसे उपाय हमें करने चाहिए। मुझे लगता है जितनी हम आक्रामकता दिखाएंगे, उतना ही पाकिस्तान भी डरेगा, उतना ही चीन भी डरेगा, उतना ही अमेरिका हमें तवज्जो देगा। तो ये अगले कुछ महीनों में विशेषकर जो भारत में, पूरे भारत भर में हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग में भी है, कुछ स्लीपर सेल्स, कुछ मीडिया में भी हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियन भी हैं, जिस तरीके से संसद में भी एक विरोध किया गया इस बिल का, जबकि ये इतना अच्छा बिल था। जब बांग्लादेश बना था तो अटल जी ने दुर्गा कहा था इंदिरा जी को, और इस पूरी तरह सपोर्ट किया था उस सारे मूवमेंट को। तो राष्ट्रीय एकता अखंडता का जब प्रश्न है, उस पर अगर हमारे कुछ विपक्षी दल एक नहीं हो पा रहे हैं देश कुछ क्या मेन विपक्षी दल कांग्रेस की हालत आप
आप देख लीजिए, कांग्रेस को शायद ये अपने आप हिंदुस्तान में के एक बड़ा आवाम कभी माफ चिंताजनक कर पाए। पहलू भी है। हालांकि वो उनका राजनीतिक स्टैंड हो सकता है, लेकिन इसके संकेत तो अच्छे आवाम नहीं आ देख रहे रही है, आवाम देख रही है। देखिए ना, आप कांग्रेस में डिसेंट ठीक है।